अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में दो तीन अहम मामलात हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने आज हल्फ उठा लिया और जो पहला रेफरेंस हुआ उसमें लोअर जुडिशरी के अंदर उन्होंने मामलात को सीधे करने का जिक्र किया, जो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से पेंडेंसी है जो केसेस की, उसको रिजॉल्व करने के लिए भी उन्होंने कुछ मामलात का जिक्र किया है, वो भी पॉजिटिव है। एक अज़ खुद नोटिस जो पहला उन्होंने लिया, जो तमाम अखबारात ने भी और मुख्तलिफ जो हमारे TV चैनल की वेबसाइट्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया, वो है जो गुज़श्ता रोज़ जो कुछ हुआ। एक चैनल को वीडियो क्लिप्स दिए गए और बाकी पूरा मीडिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान टेलीविज़न जो था वो महरूम रह गए उस मौके के ऊपर जहाँ पर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन या रसाई जो थी सब के लिए यकसा होनी चाहिए थी। इसके अलावा आज सऊदी मुफ्ती आज़म का एक फतवा भी है, बड़ा अहम है। उन्होंने कहा जितने खुदकुश बमबार हैं, ये बड़ा अहम है, जितने खुदकुश बमबार हैं वो जहन्नमी हैं, क्रिमिनल हैं, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। वो जहन्नम में जाएंगे, वो सख्त किस्म का जो है जुर्म उसका इर्तिकाब कर रहे हैं। ये सऊदी मुफ्ती आज़म का फतवा है जिसको आज के प्रोग्राम में हम उसका भी तज़किरा करेंगे। इसके अलावा हुकूमत ने जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से, सबसे मेरे ख्याल में बड़ी ख़बर और आइंदा आने वाले दिनों में बहुत अहम ख़बर जो बनने जा रही है, हुकूमत ने आज उसके ऊपर पिटीशन फ़ाइल कर दिया कि हमारी FIA ने जो इन्वेस्टिगेट किया था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, तो 4-5 नुकात हैं जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन से ये साबित हो गया है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो एक्ट था वो मावराए आइन था। उन्होंने वो गद्दारी का इर्तिकाब किया है जो आर्टिकल 6 के अंदर जिसको डिस्क्राइब किया गया है, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। एक बाकायदा विटनेस की लिस्ट भी है जिसको साथ अटैच कर दिया गया है, 8-9 लोगों के नाम है, वो भी प्रोग्राम में जिक्र। और जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उन्होंने कहा कि उनका पर्सनल एक्ट था अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए। पर्सनल एक्ट से मतलब ये है कि जो बहुत से लोग सवालात उठाते थे कि उनके जो साथी जर्नैल थे उनको भी बुलाएंगे, तो वो साथी जर्नैलों वाला पोर्शन यहाँ कवर हो गया। पर्सनल एक्ट से मुराद ये है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आप जाएंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशंस को हेल्ड इन अबेंस करने का एक क्राइम है जो सेकंड नंबर पर उनका क्राइम जो उन्होंने जिक्र किया है इस पिटीशन के अंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेकंड नंबर पे क्राइम ये है जी उनका कि उन्होंने 3 नवंबर 2007 के बाद गैर आइनी तौर पर जजेस को हल्फ उठाने पर मजबूर किया। वो जो प्रोक्लोमेशन ऑफ एमरजेंसी एक्ट था जिसके बाद जजेस ने नया हल्फ भी उठाया, PCO जज बने, जस्टिस डोगर चीफ जस्टिस बन गए थे, तो वो तमाम जज जिन्होंने उसके बाद अदालत का हल्फ उठाया। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि मौजूदा कोर्ट के अंदर भी कुछ ऐसे जज हैं जो हो सकता है PCO के तहत तो ना आए हों, लेकिन वो आए उसी 3 नवंबर 2007 के एक्ट के बाद थे। और कहा यह जाता है कि उसमें जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी का नाम भी आता है और जस्टिस नासिरुल मुल्क का नाम भी आता है, जो 7 माह बाद चीफ जस्टिस ऑफ बनने जा रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम ये भी सवाल उठाएंगे कि इन दो जजेस या वो तमाम जजेस जो रेस्टोरेशन ऑफ जजेस से पहले हल्फ उठा के सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बन गए थे, क्या उसके ऊपर भी इसका इतलाक होगा या नहीं होगा। अज़ खुद नोटिस एक और हम मामला है जिसके ऊपर जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने गुज़श्ता रोज़ कहा कि उसमें एक तवाज़ुन की ज़रूरत है। वो तवाज़ुन क्या होगा? जहाँ स्टेट एक्ट ना करे, लोग मर रहे हों, कराची में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, क्या वहाँ खुद नोटिस जायज़ है? क्या वो लोग जो मिसिंग पर्सन आज सुप्रीम कोर्ट, आज ये भी बताया गया सेनेट के अंदर कि 1082 लोग लापता हैं, उन मिसिंग पर्सन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक्ट जायज़ है या नहीं है? क्या बिजली की कीमतों का तयन या गैस प्राइस या चीनी की कीमत, क्या इसके ऊपर खुद नोटिस बनता है या नहीं? उसकी हद क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर भी जिक्र करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ आज मेहमान शख्सियात में शामिल हैं आसमा जहांगीर साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। कमर ज़मान कायरा साहब है हमारे साथ, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ लाहौर से होंगे। राजा साहब आपको भी वेलकम करूँगा और मुफ्ती नईम साहब हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में, सबको वेलकम करता हूँ। आसमा बीबी आपसे आगाज़ करूँगा। सबसे पहले ये जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ वाली पिटीशन है, इससे अगर आगाज़ कर लें तो एक तो पर्सनल एक्ट, इसके अंदर उन्होंने उसको क्वालिफाई कर दिया कि बाकी जर्नैल नहीं, हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जा रहे हैं। फिर एक आइन को उन्होंने हेल्ड इन अबेंस किया और दूसरा जजेस का ओथ आ गया। इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए, बात यूँ है कि अगर आप आइन पे जाएंगे, हेल्ड इन अबेंस पे जाएंगे, तो बहुत सारे लोग आएंगे। मैं ये समझती हूँ कि हमारा ये वक्त नहीं है कि हम मुड़ मुड़ के वापस जाएं और कीचड़ जो है उसको बार बार उछालें। क्यों मैं ये बात करती हूँ? मैं इसलिए करती हूँ कि फिर अगर ये बात है तो जितने जजेस जिन्होंने ये जजमेंट दी थी कि ये परवेज़ मुशर्रफ साहब रह सकते हैं, इन्होंने जो काम किया वो ठीक है, वो उनको भी कसूरवार ठहराना चाहिए। और कहीं तो आपको कट ऑफ, कहीं पे तो डेट देनी होगी, और ये कट ऑफ डेट तो ये नहीं हो सकती कि अगर कुछ को सूट करे तो ठीक है, कुछ को ना सूट करे तो नहीं ठीक है। मैं समझती हूँ कि एक जो आगाज़ हुआ था जब इलेक्शंस हो गए थे, एक रिकन्सिलिएशन का आगाज़ हुआ था, मोहतरमा तब असैसिनेट हुई थी, उसको ख़राब किया बहुत ज़्यादा चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने।
अब फिर से ये आगाज़ हो रहा है कि चले वो डिविजनिस्ट थे एक तरीके से मैं कहती हूँ, तो वो चले गए हैं, तो आप ये क्यों बार बार ये चीज़ें उठा रहे हैं? फिर अगर आप ये उठाएंगे तो देखें, मेरे जैसे इंसान को फिर मजबूरन ये कहना पड़ेगा कि ये मूवमेंट के जो बातें करते हैं हम और रोज़ करते हैं, मेरे भी उस पर कई सवालात हैं। क्या उस वक़्त आर्मी खुद मुशर्रफ से तंग आ गई थी? मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी और मुझे उम्मीद है कि कोई मुझे ये जवाब दे दे कि असगर खान साहब टहलते टहलते चीफ जस्टिस हाउस कैसे पहुंच गए? उनका घर कितनी दूर, चीफ जस्टिस हाउस कितनी दूर, क्या मैसेज दिया होगा असगर खान? फिर कैसे अंदर जाने दिया और वो क्या पैगामात थे? देखिए, बहुत सारे सवालात हमारे दिमाग में हैं। हमने बहुत सारी मूवमेंट देखी, आसमा बीबी आप उस तरफ इशारा कर रही हैं, होते हुए भी देखा। इस तरह की बातों में ना जाएं तो बेहतर है। आप उस तरफ इशारा कर रही हैं जो ये कहा जाता है कि उस वक्त 12 अक्टूबर, ये जिस वक्त ये एक्ट हुआ 2007 वाला, और चीफ जस्टिस ने ना की, तो ना करने के पीछे एस्टेब्लिशमेंट की डिवीजन ने उनको बहुत स्ट्रेंथन किया खड़ा रहने। मैं समझती हूं आप उसी तरफ इशारा कर रही हैं। देखें, वो इशारा नहीं है, वो तो देखें बातें तो कभी बंद नहीं होंगी, निकलेंगी। मगर मैं कहती हूँ हम सब ने गलतियां की हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेती, की हैं, कायरा साहब ने की हैं, सब ने की। खुदारा अब हम एक जमहूरी राह पे चल पड़े, यहाँ हमें चलने दें। ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है, किसी दुनिया में नहीं होता कि आप पहले तो लोगों के डिक्टेटरशिप को खुद बुलाते हैं, डिक्टेटर्स को आप खुद चूमते चाटते हैं। कौन सा सियासी रहनुमा था जिसने जाकर डिक्टेटर को वेलकम नहीं किया? बहुत कम ही थे ना। आप नज़र दौड़ा लें, मैं आपको पिछले अखबारात ला देती हूँ। और शायद वो जिनको उन्होंने पाकिस्तान आने नहीं दिया, जिनको नहीं आने दिया, बाकी तो सब उनके साथ है। क्या दानिश्वर थे उनके साथ? क्या लोग आश्वस्त कर रहे थे कि लिबरल जनाब डिक्टेटर आ गया है? अच्छा, मैं जैसे पहले वो गुड तालिबान और बैड तालिबान, लिबरल डिक्टेटर। क्या मीडिया था? देखें, कभी एक शख्स जो है वो कभी कू नहीं कर सकता जब तक उस मुल्क की एलीट उसको एक्सेप्ट ना करे। और हमारे मुल्क की एलीट जो है उसने एक्सेप्ट किया, जिसमें हम सब शामिल हैं। मैंने कम से कम नहीं किया था, मेरी एक आवाज जरूर थी, मगर वी हैव टू कलेक्टिवली हम माफी मांगे अपने आप से भी और एक दूसरे से भी, और आगे चलें। आपका कहना है कि आर्टिकल 6 वाली कहानी छोड़ दें, अब आगे बढ़ें। अरे भाई छोड़ दें आर्टिकल 6 वाली कहानी। अच्छा, कायरा साहब से स्टार्ट में करूंगा उस इशारे की तरफ जो मोहतरमा ने जिक्र तो किया लेकिन आगे उससे गई नहीं। असगर खान क्या पैगाम लेकर चीफ जस्टिस के पास गए थे? क्या 2007 में एस्टेब्लिशमेंट डिवाइड हो चुकी थी? मुशर्रफ को डंप करने का फैसला हो चुका था? कहा यह जाता है कि जो पीपल्स पार्टी के साथ अमेरिका और बरतानिया के ज़रिए बार्गेन हुआ था एनआरओ का, उसके ऊपर वाज़ेह डिवीजन्स आ गई थी, और जो ना बनी चीफ जस्टिस की उसने उसको स्ट्रेंथन किया सीजे को खड़ा रहने में, और असगर खान ने एक पैगाम दिया उसी मामले में। मलिक साहब, खड़े रहिए, तगड़े रहिए। डिटेल्स का तो नहीं पता फ्रैंकली, लेकिन जितना मुझे पता है मुझे वो बताने में कोई बाग नहीं है। जहां तक एनआरओ का इशू था उसके ऊपर रैंक्स एंड फाइल्स में कोई इख्तलाफ नहीं था, और एनआरओ हम नहीं मांग रहे थे। एनआरओ उस हालात का तकाजा था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपने लिए कोई मुकदमात से फरार नहीं चाहा था, उन्होंने मुकदमात से एतराज़ नहीं चाहा था। उनकी डिमांड ये थी कि जो अपने अनएथिकली थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर ना बनने की शर्त डाली है आइन में, वो ख़त्म करें। और ये बात अब वाज़ेह है कि इस पे चौधरी शुजात साहब ने जनरल मुशर्रफ को कहा कि जनरल साहब अगर आपने ऑप्शन थी ना, ये ले लें या वो ले लें। नहीं, ये बाद में दी गई, ये इससे पहले की बात मैं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आपने ये शर्त मान ली तो वो दुबई से जब चलेगी तो वो वज़ीर आज़म बन के चलेगी, इसलिए अब ये तो ना माने। सीजे से लिंक कर लें। अगर सीजे उस पे मैं आ जाता हूँ। देखिए, गुजारिश है मलिक साहब, सीजे साहब ने जो कुछ किया, एक ना की, वो ना कोई प्लान ना तो नहीं थी, एस्टेब्लिशमेंट थी उसके पीछे। मैं उसके बारे में कोई मुसद्दका बात तो नहीं कह सकता। लोग कहते हैं डिवाइडेड था ओपिनियन, लेकिन एक बात और ध्यान में रखिए, सीजे के जब अपनी जात के ऊपर हरफ आ गया, अपने पेट पे लात पड़ गई, तो सीजे साहब ने ना कर दी। उससे पहले ना कोई नहीं हुई। उससे पहले 3 साल देने वाले बेंच में, उससे पहले जो कुछ भी था वो ठीक था, लेकिन वो जो जात, वो किसी असूल पे नहीं थे। मुझे उन्होंने अच्छे काम भी किए, उन्होंने जुडिशरी को बड़ा एम्पावर भी किया, मेरे साथ लड़ाई भी थी, वो अपनी जगह, लेकिन सीजे ने किसी असूल पे ना नहीं की। वो वही मुशर्रफ था जिसको उन्होंने आइन में तब्दीली करने का, 3 साल तो छोटा इख्तियार है, आइन में तब्दीली करने का इख्तियार जो सीजे के पास अपने, सुप्रीम कोर्ट के पास अपने नहीं हो सकता। लेकिन एक बात याद रखिए मलिक साहब, मैं जूरिस्ट नहीं हूँ, मैं वकील नहीं हूँ, बहुत सीनियर वकील मेरे साथ बैठी हैं, मेरी उस्ताद भी हैं, मेरी बहन भी हैं, उस्ताद भी हैं।
ये कहना कि इस वक्त गवर्नमेंट जो कर रही है या गवर्नमेंट के वकील जो कर रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ को हमने आइसोलेटेडली एक बंदे की जिम्मेदारी डाल दी है, ये नज़ीर बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को। गवर्नमेंट अपने तौर पे केस नहीं बना रही आर्टिकल 6 का। गवर्नमेंट कह रही है हमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इन फला 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 केस 31 जुलाई वाली जो जजमेंट जो भी है, और उस जजमेंट में क्योंकि जनरल मुशर्रफ का नाम लिया गया है, लिहाजा हम जनरल मुशर्रफ को आइसोलेटेडली जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक बात याद रखिए, मैं वकील फिर कह रहा हूं नहीं हूं, मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक खास सूरत हाल थी, उनके सामने एक केस प्रेजेंट हुआ, उसमें किसी एक खास बंदे की जिम्मेदारी बनती थी, उन्होंने एट लार्ज जिम्मेदारी डिसाइड नहीं की, एक बंदे को गुनाहगार डिक्लेयर कर दिया होगा। लेकिन जब आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज करेंगे तो फिर आइन आएगा। अदालत का मुकदमा बड़ा नहीं होगा, अदालत की जजमेंट बड़ी नहीं होगी, फिर आइन बड़ा होगा। और आइन में जो आर्टिकल 6 के कंटूर्स हैं उसके अंदर रहते हुए ये बात आएगी। एक छोटी सी आखिरी बात ये भी कहनी है, शायद आपके प्रोग्राम में सईदुज़्ज़मान सदीकी साहब से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी ये बात नहीं रुक पाएगी, जुडिशरी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा और ये सवाल उठेंगे। और वो तो कहते हैं ना जी कि जिस बेंच ने 3 साल दिए थे वो मावराए आइन इकदाम था, उनके ऊपर भी आर्टिकल 6 का सवाल उठ सकता है। वो तो कहते हैं जस्टिस सदीकी साहब ने। तो ये जो जिन लोगों को गुमान है या इस्तगासा जो बनाया जा रहा है कि एक बंदे के ऊपर आ जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ये आइन नहीं है। सलमान अकरम राजा लार्जर इशू को डिस्कस करें। आज पिटीशन ना खेलेंगे ना खेलन देंगे। सलमान अकरम राजा साहब, ये जो पिटीशन हुकूमत ने फाइल की है जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, उन्होंने कहा हमारी इन्वेस्टिगेशन सुजेस्ट करती है कि ये 4-5 उन्होंने इकदाम ऐसे किए जिसके ऊपर आर्टिकल 6 बनता है, उन्होंने आइन तोड़ा, मावराए आइन इकदाम किए। असगर खान केस की तरफ भी अभी आऊँगा क्योंकि उसमें आप वकील के तौर पर बड़ी कोशिश करके बड़ी मुश्किल से फैसला ले पाए थे 16 साल के बाद। ये जो रिपोर्ट हुकूमत ने पिटीशन फाइल की है, इसकी क्लॉज 7 ये कहती है, थर्ड जो उन्होंने उनका गैर आइनी इकदाम गिनवाया है, वो कहते हैं ओथ ऑफ ऑफिस जजेस ऑर्डर 2007, ये जनरल परवेज मुशर्रफ ने 3/11/2007 को जारी किया था। इसमें जस्टिस डोगर साहब की अदालत बन गई थी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जस्टिस डोगर साहब की अदालत बनने के बाद जस्टिस तसद्दुक जिलानी, जस्टिस नासरुल मुल्क, ये अगर सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं तो क्या उसी गैर आइनी इकदाम का हिस्सा होंगे? देखिए जी, ये बहस उस वक्त भी हुई थी, इसमें तफरीक यूँ की जाती है कि जब ये सो कॉल्ड इमरजेंसी लगाई गई 3 नवंबर 2007 को, तो उसके बाद कुछ जज साहिबान तो पीसीओ के तहत लिए गए, उनसे कहा गया कि आप पीसीओ के तहत ओथ लें, और इमरजेंसी जो है गालिबन 16-17 दिसंबर तक जारी रही थी। उसके बाद ये हुआ कि कुछ और जज साहिबान लिए गए जिन्होंने हल्फ जो है आईने पाकिस्तान के नीचे ही लिया। एक वो दूसरी खेप है जजों की। उसके बाद तीसरे जुमरे में वो जज साहिबान आते हैं जो 3 नवंबर 2007 को जज थे, जिनको घर बिठा दिया गया था और उनको फिर यह कहा गया कि हम आपको वापस आपके ओहदों पर फाल करते हैं, लेकिन आप दोबारा आईने पाकिस्तान के तहत ओथ लें। अब उस वक्त कुछ जज साहिबान ने यह कहा कि हम दोबारा ओथ नहीं लेंगे, जिसमें शायद इकबाल हमीद रहमान साहब शामिल थे। चीफ जस्टिस साहब को तो कहा ही नहीं गया। 2-3 लोग थे जिन्होंने ओथ लेने से इनकार किया। बाकी जज साहिबान ने ओथ लिया और उसका जवाब ये दिया कि हम पीसीओ के तहत ओथ नहीं ले रहे, हम जज थे और हम दोबारा ओथ ले रहे हैं जो हम एक दफा ले चुके हैं। अब यह सवाल जरूर उठता है कि दोबारा ओथ क्यों लिया, लेकिन वो ओथ उन्होंने पीसीओ के तहत नहीं लिया, लिहाजा वो एक दूसरे जुमरे में आती है। उस वक्त तक इमरजेंसी और पीसीओ के तमाम। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब, आपने बहुत अच्छा किया, आपने वो तीनों केसेस, तीनों सिनारियोज हमारे सामने रख दिए। एक पीसीओ वाले जज हो गए, एक जिन्होंने दोबारा हल्फ ले लिया, एक जिनको कहा गया कि आप दोबारा हल्फ लीजिए, जिसमें से एक आध ने नहीं लिया और बाकी जो थे वो दोबारा हल्फ उठा रहे हैं। जस्टिस तसद्दुक जिलानी अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, हम आर्टिकल 6 की पिटीशन फाइल कर रहे हैं, तो वहाँ ये सवाल नहीं उठेगा कि जस्टिस तसद्दुक जिलानी भी और जस्टिस नासरुल मुल्क भी, क्या इन दोनों के ऊपर सवाल नहीं उठेगा कि वो तो गैर आइनी इक़दाम था, उसमें आपने कैसे हल्फ उठाया? देखिए, ये बराह रास्त तो इस मामले में नहीं आएगा। जो 3 नवंबर 2007 का मामला है उसमें हुकूमत को इख्तियार हासिल है कि वो अपनी कंप्लेंट या इस्तगासा अदालत के सामने मुकदमा रखते वक्त उसमें नामजद करे किसी मुलजिम को। जब मामला आगे चलेगा, मुलजिम भी ज़ाहिर है अपनी तरफ से गवाह पेश करेगा और हो सकता है उन गवाहियों के नतीजे में या जो बहस मुलजिम की तरफ से, परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से सामने आए, मुकदमे का दायरा अदालत समझे बढ़ाना ज़रूरी है। उस वक्त अदालत देख सकती है कि उसमें मज़ीद मुलजिमान को शामिल करना ज़रूरी है या नहीं है। लेकिन मेरी नज़र में जो वाक़या ये दूसरे ओथ का है, ये बहुत बाद का वाक़या है। ये गालिबन 2008 के
आखिरी महीनों का वाकया है। उस वक्त ये एक दूसरा ओथ लेकर कुछ जज साहिबान बहाल हो गए थे, उसको जोड़ा जाएगा। जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने कब ओथ लिया था? जी, मेरा अंदाजा है कि उसी वक्त 2008 में जो जज साहिबान वापस आ गए थे दूसरी दफा ओथ लेकर, उसमें गालिबन जिलानी साहब शामिल थे। लिहाजा ये मामला जो है एक तरह से अलहदा भी है, लेकिन जब अदालत के सामने मुकदमा चलेगा और अदालत ने अगर मुकदमे को इतना तूल देना मुनासिब समझा तो उस वक्त ये बात होगी। लेकिन बराह रास्त इसका ताल्लुक 3 नवंबर 2007 से नहीं है, ये इमरजेंसी के बाद। अच्छा, मैं आसमा बीबी आपकी तरफ आऊंगा, मेरे मुफ्ती साहब मेरे साथ हैं। एक छोटी सी बात मुझे जरूर कहनी है। सलमान साहब और आसमा बीबी वकला है, बड़े नामवर वकला है। यहाँ पे ये जो बात है ना, ये तो बड़े एहतियात से बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहेगी, ये सुप्रीम कोर्ट की चाहत पे नहीं होगा, नहीं होगा। इट इज बाइंडिंग ऑन सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने आइन के ताबे काम करना है। आसमा बीबी बड़ा आइन की बात कर रहा हूं। सलमान साहब, they have to abide by constitution। देखें, मैं आपसे सलमान साहब थोड़ा सा ये जरा देखें कि जब ये चीजें इस तरह खोली जाती हैं, और मैं क्योंकि एक बड़ी शक्की मिजाज औरत हूँ, मैं नहीं समझती कि ये बेजानी तरीके से ये खोली गई है। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और बड़ी मुझे इसके ऊपर तफ्शीश है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हम एक नई आगाज़ कर रहे हैं जुडिशल हिस्ट्री में भी, जहाँ पे आएंगे चीफ जस्टिस, फिर सीनियर मोस्ट आता जाएगा, चलते जाएंगे हम। ये एक बहुत बड़ी शरारत है, और एक वकील होने के नाते मैं समझती हूँ कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर एक बहुत बड़ा ये उसको झटका लगेगा, और नहीं लगना चाहिए। ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है कि इस किस्म की हरकतें अब शुरू हो जाएं, चाहे वो मुशर्रफ की आड़ में हो और चाहे वो किसी तरीके से हो। मुफ्ती साहब याद रखिए कि मुफ्ती साहब से बात कर बीबी वो हैं, मैं दोबारा जो कह रही हैं ये एडवाइस टू द नेशन है या गवर्नमेंट है, वैसे खड़ी एक बिल्कुल दूसरी तरफ थी, ये मुसाफ खड़ी थी। मुफ्ती नईम साहब पहले तो मैं अब भी डिक्टेटर्स के खिलाफ है, और मैं अब भी जुडिशियल इंडिपेंडेंस के हक में हूँ। आते हैं जाते हैं लोग, हमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक बात। मुफ्ती नईम साहब आपको वेलकम भी करता हूँ। ये फरमाइएगा, पहले तो इसी का एक जवाब दे दीजिए। आर्टिकल 6 की हम बहस कर रहे हैं, आर्टिकल 6 का इतलाक होना चाहिए आइन तोड़ने वाले के ऊपर या नहीं होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आर्टिकल 6 और 3 और 4 इसका ताल्लुक मुझसे कुछ भी नहीं है। ये वकला ही इस पर बात करेंगे, और ना ही मैं इन कवानीन को इतना वाकिफ हूँ। बस मैं तो इतनी बात जानता हूँ कि मुशर्रफ साहब ने जो ज्यादतियाँ की हैं उस पर उनको सजा मिलनी चाहिए। बाकी आर्टिकल क्या कहता है, आइन क्या कहता है, मुझसे तो आप शरीयत के मुतालिक कोई बात पूछेंगे तो दुरुस्त है। दो बातें आपसे पूछनी है जिसके लिए हमने आपको आज अहमत दी है। एक तो सऊदी मुफ्ती आज़म का फतवा है, जिसके ऊपर आप मेरे ही प्रोग्राम में लास्ट टाइम भी आपने जिक्र किया था, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज दोबारा जिक्र हो जाए, कुछ हमारे लोगों की रहनुमाई हो जाए। उन्होंने कहा कि जो खुदकुश बमबार हैं वो जहन्नमी है। बड़ा वाज़ेह, बड़ा क्लियर वो मैसेज है जो इस अपने फतवे के ज़रिए दे रहे हैं, और उन्होंने कहा कि वो क्रिमिनल है, अगले सेंटेंस में वो जाके कहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपकी ज़ुबानी भी ये पैगाम पहुँच जाए कि जो खुदकुश बमबारी कर रहे हैं पाकिस्तानी सिपाहियों के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर, बाज़ारों गलियों के ऊपर, मज़ारों के ऊपर, उनके ऊपर आपका क्या फतवा कहता है, क्या हुक्म है इस पर? देखिए, बात ये कि खुदकश बमबार अगर बेगुनाह लोगों को गलियों में, बाजारों में मार रहे हैं, यकीनन वो हराम है और वो जहन्नमी। लेकिन मुतलकन ये कहना कि खुदकश बमबार जो है वो जहन्नमी, ये नहीं है। फलस्तीन के अंदर है, मुसलमान निहत्ते हैं, मस्जिद अक्सा के लिए, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए उनके पास कोई और तरीका नहीं है। अगर वो उन पर खुदकश करते हैं हमला, ये उनका हक है, मजबूरी है। 1965 में जब अयूब खान की जंग हो रही थी, हिंदुस्तान की फौजें पाकिस्तान में दाखिल हो रही थी, बहुत से हमारे फौजी जो है वो टैंकों के नीचे लेट गए और अपने आप को खुदकशी कर दी और अपने मुल्क को बचाया। तो दरअसल मुतलकन ये कहना कि खुदकश बमबार जहन्नमी है। हाँ, वो खुदकश बमबार जो अवामी लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पीर बाजार और मंगल बाजारों पर हमला कर रहे हैं, रास्ते में चलते हुए बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं। लेकिन अगर कोई काफिर है, वो हमारे अपने मुल्कों में घुस रहे हैं और आ रहे हैं, और निहत्ते मुसलमान हैं, उनके पास कोई और तरीका नहीं है उनको रोकने का, अगर वो खुदकश करके उनको हलाक करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी मजबूरी है, जरूरत है। इसलिए मुतलकन जो है
ये फतवा अच्छा मुफ्ती साहब, मैं तफसील है। सवाल दोहरा के पूछ लेता हूँ। पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर तो फलस्तीन वाला मामला तो नहीं है, हम मैंने इंडिपेंडेंट पाकिस्तान का नहीं, खुदकश बमबार का मुतलकल बताया। मैं दोबारा दोहरा लूँ, पाकिस्तान का नहीं पूछा है, मैं दोहरा लेता हूँ, पाकिस्तान स्पेसिफिक हो सऊदी अरब की अगर मुफ्ती ने पूछा है तो वो पाकिस्तान का नहीं है, बिल्कुल सही, पूरे आलम इस्लाम के लिए मसला है। बिल्कुल ठीक है। मैं पाकिस्तान के ऊपर आ जाता हूँ, खास पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर जो खुदकुश हमले हो रहे हैं उसके ऊपर क्या हुक्म है? क्योंकि यहाँ तो पाकिस्तानी फोर्स है जो पाकिस्तानी सरजमीन के दिफा के लिए हुकूमत पाकिस्तान के हुक्म पे करती है। ये अलग है, ये सऊदी मुफ्ती आजम से हटकर सवाल है। जी दुरुस्त है। पाकिस्तान के अंदर कोई आदमी खुदकश हमले अवामी जगहों पर और मस्जिदों पर और इमाम बारगाहों में या मुख्तलिफ अवामी लोगों को नुकसान पहुंचाता है तो यकीनन ये हराम है, नाजायज है और बेगुनाह लोगों की जान का ज़िया है। और ये मैं समझता हूँ कि जहन्नमी क्या दुनिया के एतबार से आखिरत दोनों के एतबार से वो जो है आदमी नुकसान दे। और जो हमारे फौजी इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक कर रहे हैं वो, जी जो हमारे सिपाहियों के ऊपर, हमारे फौजियों के ऊपर हमले कर रहे हैं वो, तो जाहिर बात है कि हमारे फौजियों पर भी बेचारे वो तो अपनी एक ड्यूटी दे रहे हैं, वो मुल्क की हिफाजत के लिए मुकर्रर है, उन पर हमले कर रहे हैं तो वो भी जो है गलत है, उन पर भी हमला करना और नाजायज है उन पर भी। वो भी हराम है और वो भी जहन्नमी है या नहीं? जी जी देखिए, जहन्नम और जन्नत देना ये मेरा काम नहीं है, अल्लाह ताला नहीं, लेकिन आपने पहले कहा ना अवामी मुकामात पर और मज़ारात के ऊपर आपने वादे कहा कि वो हराम है और जहन्नमी है, लेकिन पुलिस और फौज के ऊपर क्या वो भी हराम है? मैंने नहीं कहा, मैंने हराम कहा है। जन्नत और जहन्नम देना ये अल्लाह ताला का काम है, ये मेरा काम नहीं। ये हराम कह दिया मुफ्ती साहब ने तो बस। तो वो पुलिस और फौज के ऊपर हमला करना वो भी हराम वाली कैटेगरी में आएगा? जी बिल्कुल, जाहिर बात है कि पुलिस तो बेचारे एक ड्यूटी दे रहे हैं अपनी, और अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, अपना अपना एक फर्ज अदा कर रहे हैं जो हुकूमत ने उन पर मुकर्रर किया, यकीनन वो भी नाजायज है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती नईम साहब, आप हमारे साथ रहे। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे। आर्टिकल 6 और ये जो पिटीशन फाइल की गई है जिसमें वो जजेस का ओथ वाला मामला भी शामिल आ गया और उसमें हमारे बहुत ही काबिल एहतराम जजेस भी शामिल हैं जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सीनियर मोस्ट पोजीशन पर बैठे हैं, उसके ऊपर और बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। अज खुद नोटिस, ये बड़ा अहम मामला रहा है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इस मामले को बहुत आगे लेके गए। गो इससे पहले भी जस्टिस अफजलुल्लाह के ज़माने में भी होता रहा। इंडिया में जस्टिस भगवती थे मेरे ख्याल में, अगर मैं नाम गलत नहीं दे रहा, वो इस मामले में ह्यूमन इंटरेस्ट जो लिटिगेशन थी इस मामले को बहुत आगे लेकर गए थे। पाकिस्तान में इफ्तिखार चौधरी साहब ने इस मामले को बहुत आगे बढ़ाया, लेकिन आखिर में आके वो सियासी मामलात में इंसाफ के ऊपर और हाई प्रोफाइल केसेस जो अखबारात में हेडलाइन बन सकते थे उसके ऊपर तो फोकस ज़्यादा रहा, लेकिन बाकी मामलात जिसमें ह्यूमन इंटरेस्ट के हवाले से मिसिंग पर्सन का इशू हो या इस तरह के दीगर मामलात के ऊपर और करप्शन हाई प्रोफाइल के ऊपर वो रहे, लेकिन साथ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो लगता था कि एग्जीक्यूटिव डोमेन के अंदर वो ज़्यादा आते जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी आपकी आसमा भी राय हो जाए। जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर तवाज़ुन वो क्या चीज़ होनी चाहिए? देखिए, तवाज़ुन ये है कि जो 100 मोटो भी है वो 184(3) से लिया जाता है। आपने जुल्ला साहब की मिसाल दी जस्टिस भगवती की दी, वो 100 मोटो नहीं था। जुल्ला का जो केस था वो उसने एक टेलीग्राम को कन्वर्ट किया, जस्टिस भगवती ने भी एक खत को कन्वर्ट किया। जब आज खुद 100 मोटो लेते हैं और सिर्फ अखबारात से पढ़ के लेते हैं, वो चीदा चीदा आपको नजर आएंगी और बड़ी स्पेरिंगली यूज होती हैं, चाहे वो इंडिया में हो और कहीं और हो। हमने तो 100 मोटो को यूं ले लिया जैसे आप सुबह उठ के नाश्ता करें, अखबार पढ़ें, 200 मोटो ले लो। जैसे भगवती बड़ी एक्सटेंसिव थी, लिमिटेड रेंज नहीं थी। और देखें 100 मोटो में भी आपने ये चीज देखनी है 184(3) के पूरे होते हैं पैरामीटर्स कि ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात है या नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट और सेंसेशनलिज्म में फर्क है। आप लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? लाइन ये है कि एक सस्टेन्ड पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, ये नहीं कि आज एक चीज यूं भड़क के आई और दूसरे दिन भड़क के खत्म हुई। लाइक मेमो कमीशन, मैं तो नाम नहीं लेती, आपने खुद ही ले दिया। मगर उस तरह के और कई चीजें हैं। दूसरा, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये दोनों चीजें क्लब होनी चाहिए। तो जहां पे इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स नहीं हो रहा तो वो कहां से आप लेंगे? देखिए, मिसिंग पर्संस एक ऐसा केस है जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस भी है और इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी है। तो इस पे खुद नोटिस बनता है, सही है, ये खुद भी बनता है। मगर खुद कहाँ है भाई? ह्यूमन राइट्स कमीशन की पिटीशन पड़ी हुई है जजेस की डिपोज होने से पहले, तो खुद लेने की जरूरत ही नहीं थी। पिटीशनें बहुत सारी पड़ी हुई हैं
बल्कि वो वकीलों को तो सुनते ही नहीं है, वो तो आज खुद करते हैं। अच्छा, तो ये दूसरी बात ये है कि जहां पे आपने चीनी का भाव जैसे आपने कहा, तो मुझे बताओ वो कौन सी इन्फोर्समेंट है फंडामेंटल राइट्स की? वो उन्होंने 45 बोला था, मार्केट में 75 हो गई थी वो। देखिए, आप इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स को इतना ब्रॉड नहीं कर सकते हैं कि मैं कह दूं कि मेरा लेजर टाइम है कि मैंने टीवी देखना है तो ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मुझे टीवी दे दिया जाए। अब कानून के अंदर और आइन के अंदर राइट टू एजुकेशन है या नहीं है? अब सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दे दे कि जनाब हर बंदे को आप कल एजुकेशन दे, बड़ी अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं ये हो, मगर क्या वसाइल हैं या नहीं है? अच्छा, मैं सलमान अकरम राजा साहब आपसे भी चाहूंगा कि ये जो अज़खुद नोटिस का मामला है, इसके ऊपर लाइंस कैसे ड्रॉ की जाए, कहाँ लिमिट स्टार्ट होती है और कहाँ खत्म होती है? देखिए, अज़खुद नोटिस और आर्टिकल 184(3) में एक पिटिशन की बुनियाद पे मुकदमा चलाना, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अगर कोई जज साहब ये चाहें कि मैंने अज़खुद नोटिस नहीं लेना तो वो किसी को इशारा कर देती हैं, भाई तुम पिटिशन ले आओ, ये हमने बहुत देखा है, ये हो जाता है। असल मामला ये है कि आपने किस चीज को 184(3) में उठाया है, किस मामले को। एक लकीर ये खींची जाती थी एक ज़माने में कि उन मामलात को अदालत 184(3) में देखे, सुओ मोटो देखे या किसी पिटिशन की बुनियाद पे देखे, जहाँ पे कि मामला ऐसा है कि जो लोग मजलूम हैं या मातूब हैं किसी हवाले से, उनके पास सकत नहीं है कि वो खुद अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें और अदालत के पास आ सकें। जैसा कि दर्शन मसीह केस था, आसमा बीबी उसमें वकील थी, बॉन्डेड लेबर है, सिंध में कहीं ये लोग जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उनके पास ये कुव्वत नहीं है कि वो खुद आवाज़ बुलंद करें, वकील करें, अदालत में आएँ। उनके लिए तमाम माशरे को खड़ा हो जाना चाहिए और अदालत को उनकी बात सुननी चाहिए, उनके हवाले से बात सुननी चाहिए, खा वो कोई और पिटिशन लेकर सामने आए। ये तो पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। लेकिन जो होता रहा है यहाँ पे बहुत सारी बातें आसमा बीबी ने इशारा किया और मैं भी बड़ी हद तक तायीद करूँगा, उसमें बहुत से मामलात ऐसे थे जो खालिस्तन इंतज़ामी नौइयत के थे कि टैक्स क्या होना चाहिए CNG पे। ये हालिया फैसला आया है और मैं समझता हूँ इस पर बहुत बहस होगी अगले चंद दिनों में, रिव्यू भी शायद हुकूमत फाइल करेगी। और इस केस को अगर हम एक मिसाल ले लें या टेस्ट केस बना लें तो इसमें बहुत सी बातें आती हैं, टैक्स लॉ के हवाले से, मुकन्नना का क्या इख्तियार है, इंतजामिया का क्या इख्तियार है, इकनॉमिक पॉलिसी जो डिसीजन है वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट की डोमेन में आने ही नहीं चाहिए, इकनॉमिक पॉलिसी उनकी स्पेशलाइजेशन नहीं है। लेकिन राजा साहब एक दोहरा लूं सवाल, फिर मैं कायरा साहब की तरफ आऊँगा। कराची के अंदर किलिंग बहुत हो रही थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट एक्ट नहीं थी कर रही, सुप्रीम कोर्ट का बेंच वहाँ जाके बैठ जाता है, यहाँ पे लोग मर रहे, इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, क्या होना चाहिए था यहाँ अज़खुद या नहीं होना चाहिए था? दूसरी भी एक मिसाल दूंगा आपको बलूचिस्तान के हवाले से, जहाँ रईसानी साहब सोए पड़े थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप किस इख्तियार से वज़ीर आला बने बैठे, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गया था। क्या वहाँ पे वो चीज़ राइट थी या रॉन्ग थी? दोनों के ऊपर आपसे राय चाहता हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ ये दोनों ही मामले जो हैं बहस तलब हैं, इनको मुतनाज़े भी कहा जा सकता है। अदलिया जो है वो कोई सुपर डिप्टी कमिश्नर नहीं है किसी ज़िले की। ये कहना कि हम समझते हैं कि हुकूमत नाकाम हो गई है, हुकूमत नाकाफ़ी काम कर रही है, लिहाजा हम अब हुक्म जारी करेंगे पुलिस को या रेंजर्स को या FIA को, ये बहुत ही मुतनाज़े बात है। ये कहना कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर कायम किया जाए, आप घर घर तलाशी लें, रिपोर्ट अदालत में फ़ाइल करें, ये तमाम बातें हमने देखी कि हुआ और इनके हवाले से मैं समझता हूँ बहस की ज़रूरत है। आगे चलकर इस पर ज़रूर बहस होगी कि क्या ये एक इंतज़ामी नौइयत के ऑर्डर थे या ये किसी तनाज़े को कानून के मुताबिक हल करने के ऑर्डर थे। अदलिया का काम कायरा साहब से पूछें, सियासी आदमी है, इनसे भी राय ले लें। कायरा साहब मैं थोड़ी सी इसमें अगर गुजारिश करूं, जी राजा, बलूचिस्तान में जो मामला था अक्टूबर 2012 में मुझे वहां जाने का मौका मिला बतौर माइकस, और वहां पे हमने ये देखा, एक हफ्ता में वहां रहा, मिसिंग पर्सनस का ही इशू था। हर बंदा जो अदालत में आता था वो रोता था और अपने किसी प्यारे की बात करता था। उस वक्त जो फैसला आया उसका मौजू हैरत हुई मुझे थोड़ी सी, वो रईसानी साहब थे कि रईसानी साहब कितने नाअहल हैं, उनकी हुकूमत कितनी खराब है, लेकिन मिसिंग पर्सनस का मामला एक तरह से पसे पुष्ट चला गया था, उसको उठाया गया लेकिन बहुत देर से। तो ये बिल्कुल ठीक कहा आसमा बीबी ने कि मिसिंग पर्सनस का मामला बिल्कुल बुनियादी नौइयत का मामला है, 184(3) में आता है, इस बारे में कोई कलाम नहीं है। लेकिन दूसरी जो बातें हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक करना है, कैसे इंस्टीट्यूट करना है, वो जरा मुतनाज़े बात है। कायरा साहब, मैं क्योंकि अदालती प्रोसीजर्स को नहीं जानता, कानून मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन एक बात मैं समझता हूँ, मेरे तई मेरी बसीरत में
सुप्रीम कोर्ट लेवल पे आके सिंगल जज नहीं बैठते, 2 जजेस बैठते हैं, 3 जजेस बैठते हैं, 5 बैठते हैं, 7 बैठते हैं, या फुल कोर्ट बैठ जाए। तो तसव्वुर यह है कि एक से ज्यादा जज बैठ के अगर केस को रिव्यू करेंगे तो बायस किसी पे नहीं जा सकेगा, और वहां क्योंकि फाइनलिटी हो जानी है, उसके बाद तो कहीं कोर्ट रहे नहीं। तो अगर सो मोटो का भी इख्तियार लेना है तो वो किसी एक फर्द के पास ना रह जाए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं है, वो एक जुडिशियल इशू है। जुडिशियल इशू किसी फर्द के पास ना रहे। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल इशू एक फर्द के पास नहीं होता, एग्जीक्यूटिव इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस के पास होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सीनियर जजेस की 2-3 जजेस 4 जजेस की कमेटी बन जाए जो ये फैसला करे कि ये मामला पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का बनता है या नहीं बनता है। तो उसमें ये होगा कि ये पिक एंड चूज या किसी एक को तकलीफ नहीं होगी, ये एक बेहतर तरीके से हैंडल हो सकेगा। आपको पैरामीटर्स भी वजह करने पड़ेंगे जो अभी तक नेचुरली पैरामीटर्स आपके रिटन फॉर्म में होने चाहिए। मैं मलिक साहब एक गुजारिश करूं, वो तो कुछ फंडामेंटल राइट्स डेफिनेटली एक उसका हिस्सा होगा। सलमान साहब ने बात कह दी, आसमा बीबी ने कह दी, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करता, मैं अगर चाहे तो मैं उस पर बात कर देता हूं। मैं सिंध हुकूमत से आपका चाहता हूं एक बात मुझे बताएं, कराची लॉ एंड ऑर्डर पे आपका कमेंट। कराची लॉ एंड ऑर्डर पे आप मुझे बताएं, आपकी हुकूमत अगर एक्ट नहीं कर रही, 50 बंदे मर रहे थे या रईसानी एक्ट नहीं थे कर रहे, तो सुप्रीम कोर्ट बनती थी नहीं। सुप्रीम कोर्ट कोई गवर्नमेंट का मॉनिटर तो नहीं लगी हुई, वहां तो बन गई। आप माफ कीजिएगा, कानून में खुद इनके पैरामीटर्स हैं। मसलन वो फंडामेंटल राइट्स, वो बुनियादी हकूक जो आर्टिकल 8 से कॉन्स्टिट्यूशन में दायर है, उसके अलावा ना आप इधर जा सकते हैं ना आप उधर जा सकते हैं। ठीक है, आप जाहिर है हर सुप्रीम कोर्ट मेमो कमीशन क्यों लिया गया? मेमो कमीशन तो आपको मैंने पहले कहा वो तो कहीं आता ही नहीं है। वो फंडामेंटल राइट्स किसका है? मतलब वो तो एलएनजी के प्रोजेक्ट किससे आता है? ये कराची, ये चीजें कराची का देखिए। अगर कराची में लॉ एंड ऑर्डर में रेंजर्स या पुलिस वाले एक डिसप्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स कर रहे हो और लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रहे हो, तब तो सुप्रीम कोर्ट की बनती है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का भी मामला है और फंडामेंटल राइट्स का भी मामला है। और अगर सियासी जमातों के मिलिटेंट विंग लड़ रहे हो फिर ये तो सुप्रीम कोर्ट की नहीं बनती है कि मारो इनको और ठीक करो इनको, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। अगर पॉलिटिकल पार्टी के मिलिटेंट विंग हो फिर क्या? छोटी सी बात कर लो मलिक साहब, उसकी भी मैं आपसे अर्ज करती हूँ। अगर यहाँ पे इनके पॉलिटिकल विंग्स हैं तो आप फंडामेंटल राइट्स और पब्लिक इंपॉर्टेंस को फिर इस तरह लेंगे कि आप उसकी जजमेंट तो दें कि इन पॉलिटिकल विंग्स को डिसबैंड किया जाए और इस तरह जजमेंट है ना कराची लॉ एंड ऑर्डर। सर वो मैंने देख ली है जजमेंट, कहाँ डिसबैंड और क्या हुआ, सिर्फ यही कहा है बस प्रेजेंस उसकी रजिस्टर कर दी। तो वो हमें भी पता था। ये बड़ा अहम मामला है, जिस रिटन जजमेंट है जिसमें पीपल्स पार्टी का। 2 बातें याद रखिए, 2 बातें मैं खुद करने लगा हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठ के ये कहता है कि फलां जमात को के मिलिटेंट विंग्स हैं और वो इस क्राइम में लोगों के कत्ल में शामिल हैं, वो जमातें बैन हो जानी चाहिए। आपकी जमात का उसमें नाम मेरी जमात हो या कोई हो, मैं 2011 का ऑर्डर है भाई, मेरा इशू ये नहीं है। मैं सिंपल ये बात कह रहा हूँ, अगर डिटरमिन हो गया बट उनको सुना गया, उनके ऊपर एविडेंस हुई, कुछ भी नहीं हुआ उसका। मेरा तो इशू और है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ। लेकिन आसमा बीबी इतनी बड़ी जजमेंट है, इतनी मोटी जजमेंट को छोड़िए ना, जिसमें 5-6 सियासी जमातों के नाम शामिल हैं। अरे यार उसमें 50 सफ़े की ना होगी, 5000 सफ़े की होगी। सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को गुनाहगार डिक्लेयर कर रही है, वो जमात है, तो उस जमात को बैन कर दे। अगर उसकी हुकूमत है तो उसको डिसमेंटल करे। ये क्या तरीका है कि आप उसको गुनाहगार भी कह रहे हैं? लेकिन मैं कह रहा साहब एक सवाल आपसे कर लूं, लेकिन क्या यहाँ से ये साबित हो गया कि अगर 1 मिनट छोटी सी मुझे बात खत्म करनी। दूसरी बात ये है कि ये लॉ एंड ऑर्डर के इशू पे तो आपने चले, यहाँ पे इंसान मर रहे थे, वो ट्रैफिक का इशू का कौन सा मसला आ गया कि कराची में ट्रैफिक जैम हो गया तो उस पर ज़ो मोटो हो गया। और ट्रैफिक जैम जब आप इतने इंटराज लेके चलते हैं तब नहीं होता। मतलब ये क्या? देखिए मैं आपसे एक अर्ज करूं, जो कायरत साहब से भी मैं अर्ज करने वाली हूँ कि 184(3) मैं उसकी हामी हूँ। मैं समझती हूँ जैसे सलमान साहब ने कहा कि ये उन तबकात के लिए जिनको हम मार्जिन, बिल्कुल बहुत अच्छी बात, मैं होने चाहिए। मैं खुद उसकी सबसे पहली पिटीशन तो मेरी हुई है उसके ऊपर, जो जुला साहब ने लिए, मैं ही थी उसमें वकील। मगर मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके एक अपील का हक जरूर दें, ताकि अगर किसी को रिलीफ मिला उससे तो कोई मसला बिल्कुल ठीक है, मगर अगर कोई पेनलाइज हुआ इस रिलीफ से तो वो कम से कम अपील का हक होना चाहिए। अपील भी आखिर वही जजेस देखते हैं ना, तो कोई उसमें हर्ज तो नहीं है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा आगे बात भी कर दूं कि जिन केसेस में अंदर तो फाइनलिटी हो गई कि कोर्ट ने फैसला कर दिया, उसकी अपील नहीं है। बहुत सारे केसेस वो हुए जो कोर्ट ने फैसला नहीं किया, अपनी को ऑब्जर्वेशन दे के स्ट्रक्चर पास करके प्राइमा फशाई का लफ्ज इस्तेमाल करके नीचे भेज दिया कि इसकी तहकीक करो, तफ्तीश करो, या लोअर कोर्ट बैठ के इसका फैसला करे, नैब कोर्ट फैसला करे। अरे भाई, वो अगर कोई आम आदमी बैठा हुआ, आपका जो ये चौकीदार बैठा है, वो प्राइमा फशाई का लफ्ज यूज करेगा तो उसके माने और हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिटिंग इन ए बेंच डिसाइडिंग ए केस
व्हेन ही सेज प्राइमा फेशी लगता है कि ये गुनाहगार है, तो फिर वो कौन सी तहकीक तफ्तीश रह जाएगी? फिर कौन सा निचला जज बैठा है फैसला कर पाएगा? ये कैसे मुमकिन है? राजा साहब, एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, गिलानी साहब को सज़ा हुई, राजा साहब के मामले में ये शायद हवाला जिस केस का अभी भी दे रहे हैं उसमें आरपीपीज़ का केस है, 47 बिलियन रुपीज़ की एलोकेशन वाला मामला था जिसके ऊपर ऑर्डर आए। मिसिंग पर्सन जिसमें फंडामेंटल राइट्स की वॉल्यूशन हुई, ताख़ीर उसमें मुझे एक चीज़ लगता है कि बहुत ज़्यादा है। वो आंसर जिसको बार बार मुझे कहना पड़ेगा कि 3 साल या 4 साल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ज़ोर लगाया है, लेकिन ज़ोर स्टेटमेंट्स की हद तक ही लगाया है। वो ऑर्डर वैसा उस नौयत का क्यों नहीं आया जिसमें गिलानी साहब 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए, चाहे वो 1 मिनट की पनिशमेंट थी। IGFC वो पता नहीं उनका क्या कसूर है या क्या नहीं, मेरे पास अभी एविडेंस नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की नज़र में वो कसूरवार थे तो क्या उनको सज़ा हुई? वो लास्ट मोमेंट तक ये क्यों कहा कि कल क्यों नहीं आओगे या इसकी जगह कायम काम क्यों नहीं लगाया? वो 2 मुख्तलिफ नौयत के हमें ऑर्डर क्यों आए? आप खुद वकील थे उस केस में जो असगर खान की पिटीशन थी, 16 साल क्यों लगे सुप्रीम कोर्ट को उस केस को सुनने में? हमें प्रोग्राम करने पड़े कि भाई इसको भी सुन लो। एक जुमला सवाल के तौर पे और राय साहब की नजर में कर देता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों पे इसी तरह अमल कराती है जिस तरह इस केस में कराया गया? राजा साहब, मिसिंग पर्सन वाला पहले और बाकी बात। नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल हकीकत है हमारी तारीख की। असगर खान केस को 16 साल इसीलिए लगे कि जिन लोगों के नाम उसमें आ रहे थे उसमें फ़ौजी अफसरान शामिल थे और उस तरफ चलना अदालत समझती थी कि दुश्वार है। मुख्तलिफ अदालतें मामले को टालती रहीं, तारीख लगती थी और फिर सालों केस नहीं लगता था। तो ये तो बिल्कुल एक वाज़े बात है और ये नहीं कहा जा सकता कि आज भी वो जो एक झिझक है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है। जब भी कोई सिविलियन होगा उसके साथ जो सलूक होगा वो एक आला फ़ौजी अफसर के मुकाबले में आपको फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद ये ज़रूर है कि अब तौहीन अदालत का नोटिस IGFC साहब को जारी हो चुका है। अब जो भी बेंच होगा वो उस नोटिस पे क्या कार्रवाई करते हैं, उनको सजा देते हैं, पहले करना था ना जब आप बैठे हुए थे। कितने साल लगे राजा साहब इस तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए? जी मैंने खुद अर्ज किया 2007 से केसेस चल रहे हैं। मिसिंग पर्सन्स का मामला बिल्कुल बहुत पहले इसको अपने नुक्ते उरूज तक पहुंचना चाहिए था। ये आखिरी 2 हफ्तों की बात नहीं थी, ये सालों से मामला अदालत के सामने है। मैं ऑलवेज सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट देता हूं कि इस मुश्किल मामले में उन्होंने हाथ डाला। मैं जब मिसिंग पर्सन पे प्रोग्राम करता हूं ना तो मुझे उस दिन गेस्ट लेते हुए मुश्किल पेश आती है। मैं आज ऑन एयर पहली दफ़ा ये बात करने लगा हूं कि मेरे गेस्ट भाग जाते हैं उस दिन। जिस दिन मैं ये बताऊं कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर का वाकया हुआ था तो 11 लोग यहाँ इस्लामाबाद से उठाए गए थे, तो मुझे उस दिन शाम में गेस्ट नहीं था मिल रहा कि मैं किससे बात करूं। ताहिरा अब्दुल्ला मुझे अकेली खातून मिली थी जो मेरे साथ बैठने पर तैयार थी उन खवातीन के साथ। ये हाल था उस दिन पाकिस्तान में। तो मैं चीफ जस्टिस को शाबाशी देता हूँ, लेकिन यहाँ पर 6 साल लगे हैं तौहीन अदालत के नोटिस पे। अगर कोई कसूरवार था तो सजा देने के लिए कोई मैकेनिज्म था ना, वो इस्तेमाल होना चाहिए था। राजा साहब, नहीं बिल्कुल ठीक बात है जी। मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मेरा आंखों देखा हाल है। जो वक्त मैंने कोयटा में गुजारा सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के दौरान, वहाँ पे IGFC साहब अदालत में मौजूद थे और लोग आकर बड़ी वजाहत से बताते थे कि किस अफसर ने क्या किया और मामला नहीं उस वक्त आगे बढ़ा और मुझे ताज्जुब हुआ। और वहाँ मैं ये भी अर्ज़ करूँ कि मैंने बहस भी की और बहुत सी नज़ीरें अदालत के सामने रखी। मिसिंग पर्सनस का मामला 70 की दिहाई में, 80 की दिहाई में लातीनी अमेरिका में, चिली में, हॉन्डुरस में, ग्वाटेमाला में भी था, बहुत शिद्दत के साथ था और वहाँ पे भी बिलाखिर अदालतों ने कार्रवाई की और एक रोल अदा किया। वो रोल आज दिन तक मैं समझता हूँ अभी हमारी अदालत अदा नहीं कर सकी। वो एक किस्म का हतमी रोल जिसके नतीजे में कोई चीज आगे बढ़े। अभी जरूर ये मामला उठा है, नदीम साहब प्लीज मैं आपसे एक अर्ज करना चाह रही जी कि देखें आप लोग जो मिसिंग पर्सन्स की आप पिटिशंस पढ़े उसके अंदर प्रेयर्स क्या है। प्रेयर ये है कि आप हमें बताएं कि ISI कानून के मुताबिक चलती है। आज तक नहीं पता चला, ये 2007 से है हमारी पिटिशन। आप हमें बताएं कि ये कानून जो है इसका चेन ऑफ कमांड भी बताता है, यानी ये क्या उसका चेन ऑफ कमांड। अदालत में आके उन्होंने बयान किया कि कुछ चेन ऑफ कमांड जी डिफेंस में है और कुछ कहीं और है। वो कहीं और क्या है वो हमें नहीं पता। तो 2007 से अब तक हमें ये तो पता चला नहीं। मैं माजरत के साथ कहती हूँ, मेरी ये मैं समझती हूँ मिसिंग पर्सन्स एक ऐसा केस है जो हमने उस वक़्त उठाया मुशर्रफ के ज़माने में, जब जैसे आप कहते हैं इसकी कोई बात नहीं करता था। मगर मैं ये समझती हूँ कि मुझे बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि जितने भी जज हजरात अब हमारे सामने बैठ के, कम से कम मुझे बहुत इस चीज़ पे रंजिश होती है, ओ हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मैं कहती पाया मैं तो 10 साल दी फिर रही थे,
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ कदे नजर नहीं आए सो पहले? आफ्टर ऑल जज बनने से पहले भी तो ये इंसान थे, इस मुल्क के शहरी थे या नहीं थे? एक्टिविस्ट कभी कोई पोजीशन लेता है, कहीं सड़क पे नजर आता है, मुझे तो ये नहीं नजर आया। अब माशाल्लाह ये रिटायर होंगे, मुझे आप बताएं रिटायरमेंट के बाद ये क्या करते हैं? ये आर्बिट्रेशंस लेते हैं, ये कभी इधर हाथ मारते हैं किसी कमीशन पे, ये कभी जाते हैं कि हमें वो एकेडमी में डाल दें, कभी हमें लॉ कमीशन में डाल दें। अब मुझे बताएं कि अब ये क्या कौम की फर्ज अदा कर रहे हैं? लेकिन एक शिकवा आप लोगों से भी है। मुझे ये बातें ना आप सुनाया करें कि इनके क्या है और क्या ये बड़े बहुत बड़ा ये हमारे कौम और मुल्क की खिदमत करें। देखें कानून के मुताबिक चलें, कानून के मुताबिक इन्हें एलिवेट किया। एक चीज का शिकवा सियासी लोगों से है, जहां कानून साजी आप लोगों से चाहिए थी वहां आप लोगों ने भी जान नहीं दिखाई, आप लोगों ने भी हिम्मत नहीं दिखाई। जी मैं मानता हूं आपसे, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। इंटरनमेंट सेंटर्स में जो लोग पड़े हुए हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम कहते हैं मिसिंग है, इनका बनाया हुआ कानून आप कानून बना लेते। नदीम साहब इनका बनाया हुआ वो कानून है, ड्रैकोनियन कानून 2011 वाला। मैंने उसको चैलेंज किया हुआ सुप्रीम कोर्ट में, 1-1.5 साल हो गया मुझे चैलेंज, जिसके तहत सिविलियन को आर्मी एक्ट के तहत पकड़ के बंद कर दिया जाता है। 2011 का बना, यानी कि आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो फौजियों को और ब्यूरोक्रेट्स के हाथ दे दी। इन्होंने बनाया हुआ है, पीपल्स पार्टी बिल्कुल इन्होंने बनाया है। देखिए मुझे मौका थोड़ा दीजिए, गुजारिश है कि हाँ हमारे दौर में कानून बना, इस पर बहुत बहस हुई और हमने बाकायदा अपनी अपोजिशन को ये बात भी कही, क्योंकि ये केस रुका हुआ था, ये कानून साजी रुकी हुई थी। इस वजह से रुकी हुई थी कि हम कह रहे थे कि हमारे खिलाफ तो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा इस तरह के जो स्पेशल कवानीन होते हैं हमारे खिलाफ तो लागू होते रहे, हम तो उसका विक्टिम रहे। लिहाजा आइंदा किसी के लिए ये नजीर न बन जाए, इसको इस तरह ड्राफ्ट किया जाए कि जो जिम्मेदार हैं, गुनाहगार हैं, वो पकड़े भी जाएं। और यकीनन अफवाज पाकिस्तान की या बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की मजबूरी भी थी, लेकिन हमारे बाकी साथी नहीं मान रहे थे। मलिक साहब आज मैं ऑनर कह रहा हूं, और हमें मजबूरन ये प्रेशर में कि वो नहीं मान रहे थे, हम यूनानिमिटी चाहते थे, हमने ये लॉ पास किया। एक बात और मुझे कहनी है, ये आप बेसिक पर्सन केस से थोड़ा सा हटके है, लेकिन गुजारिश है अदालत क्या करती रही। 18वीं तरमीम हमने पास की, अदालत ने कहा जी इस पर रिव्यू करेंगे। एक पिटीशन डलवा दी गई, जिस तरह राजा साहब ने कहा इशारा हो जाता है, जैसे हम कहते हैं फरमाइशी पिटीशन। हाँ, एक पिटीशन आई और कहा गया कि जी 18वीं तरमीम जो यूनानिमसली पास हुई है वो सब्जेक्ट टू रिव्यू ऑफ द कोर्ट है, अभी भी पेंडिंग है। सुनिए उसमें जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो और है वो ये है कि उसमें जिस बात पे सारा कजिया था, जिसपे वो सारी पिटीशन हुई, वो था 19वीं तरमीम कि जब हमने पार्लियामेंट्री कमेटी के इख्तियार खत्म कर दिए, जो जुल्म किया हमने, और हमने जुडिशल कमीशन को एम्पावरमेंट दे दी, इनके हाथ में दे दिया सारा, और उसका रिजल्ट क्या था कि चंद मखसूस चैम्बर्स के लोग जज आने शुरू हो गए। अब उन्हीं के जज आ रहे हैं, उसकी क्या कैपेबिलिटी है। और फिर यह कि सिविल जजेस की अदालतें जो केसेस होते थे या उनके जो इंतखाब होता था वो तो सिविल सर्विस लेती थी या PSS के जरिए आते थे। अब आपने खुद अपने एक मैकेनिज्म बना दिया है। तो ये मुझे बताइए मलिक साहब, 3 नवंबर के केस के ऊपर तो कहा जाता है मुशर्रफ ने बहुत गुनाह किया, मैं इनकारी नहीं हूं, लेकिन 3 नवंबर को एक अदालत मौजूद थी, आप उसको बाद में उसके फैसलों को मान रहे हैं। गवर्नमेंट मौजूद थी, पार्लियामान मौजूद थी, असम्बलियां मौजूद थी। 12 अक्टूबर को असम्बलियां तोड़ दी गई, सेनेट तोड़ दी गई, वजीर आजम गिरफ्तार हो गया, वजीर आला गिरफ्तार हो गया। उस वक्त को क्यों नहीं छेड़ते? उस वक्त अदालत भी कहती थी, चौसा भी कहते थे, वो देखें उसको 17वीं तरमीम में आपने 18वीं तरमीम ने उसको मुका दिया। नो, मेरा ये भी इशू नहीं है, भाई अगर आप 18वीं तरमीम रिव्यू कर सकते हैं तो फिर 17वीं तरमीम रिव्यू कीजिए ना, ये सही, आइए उस पे आ जाइए। अगर 18वीं तरमीम वाला प्रिंसिपल है तो 17वीं तरमीम रिव्यू कीजिए, और जो एक डिक्टेटर ने अपने लिए बेनिफिट लिया था खत्म कराइए और आइए जरा मैदान में। नदीम साहब इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, आप क्या, मैं आपसे ये कह रही हूँ बार-बार, आसमा बीबी ने बात बड़ी हल्ला कर दी है, इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जितना छेड़ोगे इसमें गंदगी निकलेगा। आप क्यों हमारी सारी नस्लों को एक लाइनर बता दीजिए, अपनी गंदगी दिखाना चाहते हैं? माजरत के साथ, मैंने एक शुरू से देखा है, मैं अयूब खान की डिक्टेटरशिप से लड़ रही हूँ। ये क्या आप गलाजत किसको दिखाना चाहते हैं? आर्टिकल 6 चलने दें। आर्टिकल 6 की पिटीशन के ऊपर आपका कहना था कि ये जजेस को दबाव में लाने के लिए मैं आपको ये बात कह दूं, ओवर आवर डेड बॉडीज ये जजेस को दबाव में लाएंगे। हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए आज से नहीं, इस लॉयर्स आपका ख्याल है ये क्लॉज यूज होगी? 1980 से हम लड़े हैं और हम किसी गवर्नमेंट, किसी सियासी पार्टी को ये क्लॉज यूज होगी जजेस वाली, हम अंदर नहीं प्रेशर में आने देंगे। ये क्लॉज अगर ये किसी ने यूज करने की कोशिश की तो ये भी खड़े होंगे, हम भी खड़े होंगे। राजा साहब से पूछें, राजा साहब आपको लगता है ये क्लॉज एक्सप्लॉइट की जा सकती है? जाहिर है की जा सकती है, हिम्मत करके दायरा कार जितना फैलेगा
तो उसमें एक किस्म की खफ की एक एम्बेरसमेंट बहुत से लोगों के लिए पैदा होगी। लिहाजा बिल्कुल इसमें देखिए ये एक सियासी फैसला था इस हुकूमत का कि यह मुकदमा चलाना है या नहीं चलाना, और कानून और आइन में भी यही लिखा हुआ है कि ट्रीजन का, गद्दारी का मुकदमा चलाना सिर्फ हुकूमत का इख्तियार है, हुकूमत चाहे तो ना। लेकिन उसमें जजेस जोत वाला मसला है, नहीं बाकी पे इशू नहीं है। जजेस जोत के ऊपर मसला एक सवाल छोटा सा, आई थी, बिल्कुल। सवाल ये है कि वो गवर्नमेंट एट इट्स ओन विल नहीं कर रही। आज भी वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में मुशर्रफ को कहा है, कहा है उन्होंने, उसको वो नज़ीर बना रहे हैं। वो आर्टिकल 6 को, आइन को लेकर नहीं चल रहे। अच्छा, कमरजमान कायरा साहब, आसमान जहांगीर साहबा और सलमान अकरम राजा साहब बहुत हमारे साथ है, मुफ्ती नईम भी हमारे साथ है, उनका भी बहुत शुक्रिया। यही है जो आसमा बीबी ने कहा, सबक ये है, इसको कमजोरी जानी है, इसको आप जो मर्जी कह लीजिए, गो बाय द बुक में। खैर वो ज्यादा बेहतर है कि अपने दायरा कार के अंदर रह के काम करिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।